हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी तक नाइट्रिक एसिड के बारे में। नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर और ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी। वहीं पर अगर आप उसको देखें कि नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में, नाइट्रिक एसिड के बारे में मैंने बताया था कि नाइट्रिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है इन वाटर, वाटर के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। लेकिन यही नाइट्रिक एसिड के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा मैं कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नाइट्रिक एसिड, ये जो आपका HNO3 है जो वाटर में बहुत जबरदस्त, आप समझ लीजिए वाटर के अंदर ये H3O प्लस H प्लस इसने दे दिया और NO3 माइनस हाइड्रोनियम आयन बना लेता है और बनेगा स्ट्रॉन्ग है ये तो स्ट्रॉन्ग वाले इक्विलिब्रियम नहीं बनाते। तो यहाँ पर ये आपका सीधे सीधे स्ट्रेट इस तरीके से H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बनेगा, यानी कि इट वर्क एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, ये एक एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो मैं कल आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि कोई भी एसिड हो अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये डिपेंड करता है उसकी कंडीशन पर, उसके सर्कमस्टांस कि वो कहाँ पर है। अगर वो वाटर के साथ है तो वो स्ट्रॉन्ग की तरह काम कर रहा है। अगर सपोज करिए 3 और H2SO4 को मिला लिया जाए, H2SO4 को दोनों को एक साथ ले लिया जाए तो ये रिजेंट होता है जो कि नाइट्रेशन के काम आता है। तो आपको यकीन मानिए आप लोग, यहाँ पर ये एसिड की तरह काम करता है और ये आपका जो कि बेस की तरह काम करने लगता है। कई बार आप जब किसी बड़े चीज से, जैसे हर शेर के ऊपर सवा शेर होता है ना, तो ये शेर है यहाँ पर, लेकिन ये शेर के साथ सवा शेर आ गया तो ये फिर ये उसके सामने बेकार। किसी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ये चीजें कर लो, देखो ये फिर कैसे टूटता है, यहाँ पे पता है ये OH माइनस ऐसे टूटता है और ये NO इस तरीके से इसमें टूटता है। जब ये एज ए बेस की तरह काम करता है तो ये इस तरह से टूटता है बेटा। और ये आपका यहाँ पर 2H प्लस और SO4 2 माइनस की तरह ये ऐसे काम करता है। यहाँ से आपको ये न्यूक्लियोफाइल, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है NO2 प्लस, ये रिजेंट होता है नाइट्रेशन के लिए। और नाइट्रेशन का जो इलेक्ट्रोफाइल माना जाता है NO2 प्लस एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करता है फॉर नाइट्रेशन। ये पॉइंट हम लोग ऑर्गेनिक में समझेंगे। और फिर वहां पर जब ये इस रीजेंट काम करता है तो H वहां का हट जाता है और वो H जो H प्लस के फॉर्म से हटता है और वहां पर ये आके लग जाता है और फाइनली आपका नाइट्रेशन यानी कि NO2 यहाँ पर आ जाता है, नाइट्रोबेंजीन बन जाती है बेटा। एक तरीके से HNO3 का रिएजेंट के तौर पे। और खास तौर पे मैं आपको बताऊं, जो आप इनऑर्गेनिक में चीजें पढ़ रहे हैं इनका ऑर्गेनिक के अंदर बहुत बड़ा यूज है, क्योंकि रिएजेंट के फॉर्म में ये सब ऑर्गेनिक में बहुत फॉर्म में यूज आते हैं। जितने भी आपको ऐसी चीजें मिल जाएंगी जैसे कॉन्क H2SO4 आपका वहां पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह से बहुत अच्छे से काम करता है। यहाँ पर ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक नाइट्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में हेल्प करता है और यहाँ पर ये बेस की तरह काम कर रहा है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट कि HNO3 जो कि कहीं पर स्ट्रॉन्ग बेस है, जो कहीं पर वीक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो कहीं पर वीक बेस के फॉर्म में भी आ सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस, किन हालातों में किस वो है मौजूद। ठीक है, एक बार हम फिर से उसी तरफ चलते हैं। और देखा हमने कि HNO3 चलिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है और ये भी बताया कि HNO3 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके बारे में कुछ कहता है कि HNO3 एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब सवाल उठा कि ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे है भाई, इसके बारे में भी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ। इसके इफ आई एम गिविंग यू अ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस थिंग, मैं इससे भी रिलेटेड आपको एक कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ। आई हैव गिवन दिस थिंग्स, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको इससे रिलेटेड भी दे चुका हूँ। सवाल उठता है कि वो कैसे आपका यहाँ पर देखिए HNO3 और HNO3 यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह हर जगह पे काम करता है। HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रीजन इसका क्या है? रीजन है क्योंकि कोई भी कंपाउंड, कल भी मैंने मतलब थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि HNO3 में नाइट्रोजन +5 पर एग्जिस्ट करता है और नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी +5 होती है। कोई भी एटम जो कि सेंट्रल एटम है, उस सेंट्रल एटम की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम पर आए, सेंट्रल एटम की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो, अगर मैक्सिमम हो, तो ऐसी सिचुएशन में वो कंपाउंड अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम, तो ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का कभी वो काम नहीं कर सकता है।
ये कॉन्सेप्ट मैं आपको रिडॉक्स पढ़ाते वक्त दे चुका हूँ। ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे इलिबरेशन, हमारे इस डिकोडिंग ऑफ केमिस्ट्री के अंदर काम आते हैं, यानी केमिस्ट्री की जब लाइनों को हम डिकोड करते हैं। वहीं पर मैं आपको एक बात फिर पहले भी बता चुका हूँ, आई एम ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस थिंग, फिर से मैं एक बार आपको समझा देता हूँ इन बातों को कि HNO3 में वो चीज आपकी जो कि हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, देखिए यहाँ पर ये +5 की तरह से है, हाइड्रोजन का +1 हो जाएगा, नाइट्रोजन का X हो जाएगा, ऑक्सीजन का -2 हो जाएगा, दैट विल कम एज 0, और इस तरीके से ये X आपका +-5 आएगा, -5 इज इक्वल टू 0, सो X विल बी इज इक्वल टू +5। अब आपको सबको पता है कि नाइट्रोजन का मैक्सिमम क्या होता है और मिनिमम क्या होता है। आपको पता है नाइट्रोजन का, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, नाइट्रोजन का मैक्सिमम +5 होता है और मिनिमम -3 होता है। याद रखिएगा, जब भी कभी नाइट्रोजन +5 पर होगा या कोई भी सेंट्रल मेटल एटम में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर होगा, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम करेगा, यानी हमेशा ऑक्सीडाइज करेगा, कभी भी रिड्यूस नहीं करेगा बेटा। और ये आपका हमेशा रिड्यूस करेगा, ओनली रिड्यूसिंग एजेंट, सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और ये हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। इसका मतलब ये हमेशा रिड्यूस करेगा। तो जब भी कभी नाइट्रोजन अगर -3 के फॉर्म में आएगा तो इट विल वर्क ओनली एज रिड्यूसिंग एजेंट, और इसके बीच में कहीं भी कोई इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में बेटा इट विल वर्क एज बोथ रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोनों की तरह ये वर्क कर सकता है। इट कैन वर्क एज बोथ, दोनों की तरह ये वर्क कर सकता है। इट कैन वर्क एज बोथ, दोनों की तरह ये वर्क कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर हमने चीजों को समझा कि हमारे इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब हर किसी को ऑक्सीडाइज करेगा। जिंक है, जिंक में अगर आप जिंक को देखें, यू नो वेरी वेल, जिंक है, जिंक को ऑक्सीडाइज करेगा तो जिंक 0 पर है यहाँ पर, और यहाँ देखिए ये जिंक +2 पे चला गया। नाइट्रोजन अपने आप को रिड्यूस कर लेगा, ऑब्वियसली ये अगर +5 पर है तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ +1 पर यहाँ पर आ गया, तो ऑब्वियसली ये रिड्यूस कर रहा है। देखिए जिंक यहाँ पे जब हमने डाइल्यूट लिया तो N2O में गया, यानी कि उसका +5 से +4 चला गया। लेकिन अगर हम यहीं पर कॉन्क ले लेंगे तो ये कॉन्क में एक चीज का फर्क आएगा, अभी अगर जिंक नाइट्रेट बन रहा था, यहाँ भी जिंक नाइट्रेट बन रहा था, लेकिन ऑक्साइड में फर्क आ गया। ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, बहुत बड़ा डिफरेंस है NO2 में और N2O में। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आती है +4 पर, ये ऑक्सीडेशन स्टेट +4 पर होती है, जबकि ये ऑक्सीडेशन स्टेट +5 की है। और Zn ऑब्वियसली कोई चीज नेचुरल स्टेट में होती है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 पर होती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ज्यादातर है, जिंक है, ये सब के सब ऑक्सीडाइज होके डिसॉल्व हो रहे हैं ना, सॉल्ट बना रहे हैं। तो सॉल्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व हो रहे हैं, डिसॉल्व होने के बाद ही तो ये रिएक्शन हो पा रही है। लेकिन अगर आप क्रोमियम की बात कर लें या एल्युमिनियम की बात कर लें, या जैसे ये आप गोल्ड की बात कर लें, सिल्वर की बात कर लें, तो गोल्ड है या सिल्वर है, इन सबको ये डिसॉल्व नहीं कर पाता, इन सब के साथ ये रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि ये थोड़े से इनर्ट मेटल्स हैं, इनको ये डिसॉल्व नहीं कर पाता। कुछ ऐसे मेटल्स और भी हैं लाइक जो कि एसिड में डिसॉल्व नहीं होते, क्योंकि एक वहां पर पैसिव फिल्म ऑक्साइड की बन जाती है ऑन द सरफेस। ठीक है, अब यहां से समझ लीजिए ना आपकी भाई इसको डिसॉल्व करने के लिए फिर जैसे सिल्वर या गोल्ड को डिसॉल्व करना चाहते हैं तो आपको याद होगा एक्वा-रिजिया, आपको याद है? तो एक्वा-रिजिया एक आपका होता है जो कि हर तरह के मेटल को जो कहीं डिसॉल्व होती हो तो वो डिसॉल्व है, और आपको याद होगा HNO3 और HCl का वो कॉम्बिनेशन होता है, और इसमें आप देखोगे तो वो आराम से उसमें डिसॉल्व कर लेता है। 3:1 का रेशियो होता है ना बेटा? खैर, यहाँ पर हमने उसकी गोल्ड और सिल्वर की बात की कि वो डिसॉल्व होंगे। हम बात करते हैं अगली कि पैसिव फिल्म ऑक्साइड की बना लेता है। नाइट्रिक एसिड किसी को भी ऑक्सीडाइज कर लेता है क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखिए नॉन मेटल्स इतनी सारी दी गई हैं, आयोडीन है, कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, सब के सब देखिए ये 0 पर है, ये भी 0 पर है, ये भी 0 पर है, ये भी 0 पर है। यहाँ से 0 से अगर HiO3 में गया है
तो 0 से अगर I2 आपका यहाँ से देखिए I2 आपका HiO3 में, इफ HiO3 में मूव कर रहा है तो 0 से ये गया आपका +5 में, यानी कि बहुत ज़बरदस्त ऑक्सीडेशन होता है। इसका मतलब जितना बड़ा ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है बहुत ज़बरदस्त ऑक्सीडेशन होता है। इसका मतलब ये आपका 0 से +5 में गया, HiO3 आपका बन गया। ये देखिए 0 से +4 में गया, कार्बन से CO2 बना है। अगर बाकी तो ऑक्साइड्स आपको मिलेंगे, खास तौर पे NO2 का ऑक्सीडाइज, NO2 ज़्यादा मिलेगा, NO2 यानी HNO3 रिड्यूस होकर NO2 में जाता है। कार्बन आपका 0 से +4 में जा रहा है। सल्फर आपका 0 से +6 में जा रहा है। H2SO4 में अगर ये जा रहा है इसका मतलब सल्फर का ये +6 है। इफ इट इज +6 इसका मतलब ये +6 है। ये आपका +6 है। सब के सब आपके इस तरीके से। और फास्फोरस आपका H3PO4 में चला जाएगा। बहुत जबरदस्त ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई। HNO3 0 से इसको +5 में ले जा रहा है, यानी कि बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है HNO3। लेट्स डिस्कस अबाउट, इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ आती है जिसका नाम है ब्राउन रिंग टेस्ट। ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत बार आती है। हम इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, बहुत ही यूजफुल है ब्राउन रिंग टेस्ट। बहुत ही ये देखिए, अगर मैं कहूँ कि अभी तक की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन इसका क्या है, तो ये वो इम्पोर्टेंट पोर्शन है जिससे कि क्वेश्चन अक्सर आते हैं आपके पास। ब्राउन रिंग आपकी बन जाती है, दिस इज ब्राउन रिंग, एक बन जाती है, छल्ला टाइप का बन जाता है। आप कभी इसको करेंगे भी अपने लैब में, ये एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लैब में, नॉर्मली ये कराया जाता है। बेसिकली ब्राउन रिंग टेस्ट, the familiar Brown ring test for nitrates depend on the ability of Fe2+ to reduce nitrates to nitric oxide। सबसे पहली बात तो एक क्वेश्चन बना कि ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए होता है, तो सवाल उठा नाइट्रेट्स के लिए होता है। और ये इस एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि कोई Fe2+ कौन कराता है, Fe2+ कराता है। इससे एक बात साफ नजर आई कि Fe2+ कराता है, किस पे कराता है, नाइट्रेट पे कराता है। तो Fe2+ अगर नाइट्रेट पे कराता है तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा ऑक्साइड वहां पे बनेगा। सवाल इस बात का उठता है, नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे बनता है, NO बनता है, which react with Fe2+ to form a brown colored complex। This test is usually carried out by adding dilute ferrous sulfate solution to an aqueous solution containing nitrate ion। This test is usually carried out by adding dilute ferrous sulfate solution to an aqueous solution containing nitrate ion। अब आप मुझे बताइए, डाइल्यूट फेरस सल्फेट, जैसे ये आपका एक वो है टेस्ट ट्यूब है, टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंटेनिंग नाइट्रेट आयन। अब इसके अंदर आपका नाइट्रेट आयन है, ठीक। अब आपने क्या मिलाया, आपने मिलाया डाइल्यूट का मतलब वाटर भी है वहां पे, इसका मतलब फेरस सल्फेट, वो भी डाइल्यूट। अब फेरस सल्फेट से क्या मिला हमें, Fe2+। और ये आपका कौन है, ये डाइल्यूट है, तो इसका मतलब वहां पे पानी भी प्रेजेंट है, ठीक। नॉट FeSO4 से जो हमें Fe2+ मिल रहा है, अब ये NO3- है। NO3- में नाइट्रोजन कितने पर, NO3- में नाइट्रोजन है +5 पर। ऑब्वियसली इसका मतलब इसका रिडक्शन होगा, ठीक। तो इसको कौन रिड्यूस कराएगा, इसको रिड्यूस कौन कराएगा भाई, ऑब्वियसली एक Fe2+ जो है उसको ऑक्सीडाइज होगा, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा Fe3+ में, और ये कहाँ जाएगा, ये NO में जाएगा। ये नाइट्रिक ऑक्साइड एज ए नाइट्रोसिल लिगेंड की तरह काम करता है, नाइट्रोसिल लिगेंड की तरह काम करता है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो Fe2+ यहाँ पे आ रहा था, तो क्या इस Fe2+ में, अब देखिएगा ये नाइट्रोसिल लिगेंड आपका बना, ठीक। अब ये यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से ये हो रहा है कि जो आपने एक्वस लिया था, वाटर लिया था, तो क्या जो Fe की प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लेक्स बनाने की, और ऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, तो क्या ये Fe इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा।
ऑब्वियसली Fe इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा वहां पर, अगर वहां पर कॉम्प्लेक्स बनाने की एबिलिटी है Fe के अंदर, तो Fe इस फॉर्म में भी वहां पर एग्जिस्ट करेगा। अगर Fe इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड आपको मिल रही है, जिसे हम नाइट्रोसिल लिगेंड की तरह से लेते हैं बेटा, और अगर प्लस ले ले तो नाइट्रोसोनियम आयन या नाइट्रोसोनियम लिगेंड की तरह वर्क करेगा। ये कि यहाँ पर न्यूट्रल की तरह इसमें लिया जाता है। ये सवाल होता है ब्राउन रिंग टेस्ट में, ये न्यूट्रल की तरह लिया जाता है। तो एक काम करते हैं ना, फिर एक लिगेंड यानी कि H2O को यहाँ से हटाकर और NO इसकी जगह ले लेगा। देखिए H2O को हटाकर NO इसकी जगह ले लेगा और एक H2O कम हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे और NO इस तरीके से आ जाएगा। ये आपका जो बनेगा ना, तो यहाँ पर एक इसमें इस जगह पर ब्राउन रिंग टेस्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये एक तरह से आपकी ये एक रिंग क्रिएट कर देगा, एक रिंग क्रिएट कर देगा। इस रिंग को हम कहेंगे ब्राउन रिंग, समझ गए? एक रिंग क्रिएट कर देगा और दिस विल बी, ये तो ग्रीन रिंग है लेकिन यहाँ पे ब्राउन रिंग क्रिएट कर देगा। और वो रिंग किसकी वजह से बनेगी? वो रिंग बनेगी इस कॉम्प्लेक्स की वजह से। ये रिंग जो बनाने वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो यही। अगर कोई आपसे पूछे कि रिंग बनाने का कॉम्प्लेक्स क्या है तो आप कहोगे ये है ब्राउन रिंग टेस्ट, समझ गए? FeH2O NO2। मेजर यूज तो आपके सामने की बात है, ब्राउन पीपीटी ब्राउन रिंग बन गया। फर्टिलाइजर यूज होता है, एक्सप्लोसिव्स में यूज होता है, पायरोटेक्निक्स में यूज होता है नाइट्रेट HNO3 फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोयूरेथीन, नाइट्रोटोलुइन, ट्राइनाइट्रोटोलुइन, नाइट्रो कंपाउंड्स एंड देयर। सबसे पहली बात है कि जो इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है वो पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, नाइट्रिक एसिड का, इचिंग ऑफ मेटल्स एंड एज एन ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल। तो कुछ यूजेस भी कभी कभी आ जाते हैं, तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा कि किस में कहाँ पर यूज होता है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे फास्फोरस की। फास्फोरस एलोट्रोपिक फॉर्म। फास्फोरस के बहुत सारे फॉर्म आपको मिलेंगे, इन पे हम थोड़ा सा डिस्कशन जरूर करेंगे। मेनी एलोट्रोपिक फॉर्म, इंपॉर्टेंट वंस आर बीइंग रेड, व्हाइट एंड ब्लैक। देखिए फास्फोरस, यहाँ पर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फास्फोरस के एलोट्रोपिक फॉर्म का डिस्कशन करते हैं। ये फॉर्म एक एक करके फास्फोरस का डिस्कशन करते हैं। बेसिकली आपका फास्फोरस 3-4 फॉर्म में मिलता है, 3-4 फॉर्म फास्फोरस की होती है। एक तो होती है वाइट फास्फोरस, एक होती है रेड फास्फोरस और एक होती है ब्लैक फास्फोरस। सबसे पहली जो इसमें एक होती है वाइट फास्फोरस, दूसरी होती है रेड फास्फोरस, तीसरी होती है ब्लैक फास्फोरस। जो वाइट फास्फोरस होती है ये इसकी नेचुरल स्टेट है, सॉफ्ट होती है, वैक्सी होती है। ये आपकी सॉफ्ट होती है, थोड़ी सी वैक्सी होती है और एयर के साथ रिएक्ट कर जाती है, रिएक्ट विद मॉइस्चर, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाती है। मॉइस्चर ऑफ एयर, उसके साथ ये रिएक्ट कर जाती है, रिएक्ट विद मॉइस्चर, मॉइस्चर के साथ ये रिएक्ट कर जाती है। मॉइस्चर ऑफ एयर एंड इग्नाइट्स, जैसे आप जिस फास्फोरस का यूज करते हो ना एज ए सनलाइट, आप पटाखों में जिस फास्फोरस का यूज करते हो जो थोड़ा सा भी इग्नाइट करने पर सनलाइट की तरह चमकने लगते हैं, एंड बहुत ज़रा सा टेम्परेचर बढ़ा और P4O10 ये बना लेता है। ये ऑक्साइड, ये मॉइस्चर जो लेता है, ऑक्सीजन जो वहाँ से लेता है सनलाइट, और P4O10 बना लेता है। ये वाला जो होता है यही चमकता है बेसिकली। तो ये सबसे एक कॉमन चीज़ है, सबसे ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है, सॉफ्ट होती है, वैक्सी होती है। सवाल उठा है कि इस वाइट फास्फोरस को हम रेड फास्फोरस में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, जो रेड फास्फोरस होती है वो मिलती ही वाइट फास्फोरस को हीट अप करने पर है। अगर आप वाइट फास्फोरस को
250 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट अप करें तो ये रेड फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाती है। ये रेड फास्फोरस, ये सिंपल व्हाइट फास्फोरस आपकी जो होती है ना, सिंपल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर लाइक P4 जिसे आप कहते हो, और उसमें आपने जो प्रेजेंट किया था P4 की हम बात करें तो P4 जो एग्जिस्ट करता है ना, तो P4 कैसे एग्जिस्ट करता है याद होगा आपको। P4 यस एग्जिस्ट याद है, दिस इज P, दिस इज P, दिस इज P, दिस इज P एंड दिस इज P, और ये इस तरीके से आपका P4 होता है। रेड फास्फोरस में यही चीज आपकी लगातार जुड़ती चली जाती है, P4 होता है और लगातार जुड़ती जाएगी। रेड फास्फोरस में यही चीज कैसे मिलती है जरा मैं आपको बताऊं। ये व्हाइट फास्फोरस होगी आपकी, दिस इज व्हाइट फास्फोरस। अब रेड फास्फोरस में क्या होता है कि जो बीच का बॉन्ड है, ये बीच का बॉन्ड आगे की तरफ कन्वर्ट होता चला जाता है। ये एक पॉलीमेरिक सॉलिड होता है, रेड कलर का होता है, एक पॉलीमेरिक सॉलिड होता है, रेड कलर का होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि ये जैसे आपने ऐसे बनाया, ये देखिए कैसे क्या होता है, थोड़ा सा अंदाजा देता हूँ। तो ये वाला जो बीच का बॉन्ड था, ये वाला ये आगे बढ़ जाता है और ये दूसरे वाले से ऐसे कनेक्ट करता चला जाता है और इस तरीके से 4 सबके पूरे हो जाते हैं। ये इधर से हो जाता है, ये इधर से हो जाता है, तो 3 सबके पूरे हो जाते हैं। 3 तो पूरे करने दे हमें, 3 सबके पूरे हो जाते हैं। ये आपका ऐसे पॉलीमेरिक फॉर्म में आपको मिल जाता है। फिर आपका आगे चला गया, फिर आपका ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ये फास्फोरस और ये इस तरीके से, ये नहीं ये वाला आ जाता है और ये आगे फिर बढ़ जाता है। इस तरह से ये आपका पॉलीमर के फॉर्म में पॉलीमेरिक सॉलिड होता है। लेस रिएक्टिव हो जाएगा, जैसे ही पॉलीमेरिक सॉलिड होगा तो ऑब्वियसली ये लेस रिएक्टिव हो जाएगा। लेस रिएक्टिव हो जाएगा बेटा। ये था आपका रेड फास्फोरस। तो हमने व्हाइट फास्फोरस के बारे में बात की, रेड फास्फोरस के बारे में बात की। इन सबसे बेहतरीन है ब्लैक फास्फोरस। बहुत ज्यादा हीटिंग पर ब्लैक हो जाता है ब्लैक फास्फोरस। देखिए व्हाइट फास्फोरस हमारा नॉर्मली जो आप देखते हो ना, पटाखों में आप लगाते हो और वो चीजें एकदम से लाइट होती है और बहुत सारी रोशनी निकलती है, वो रोशनी जो निकलती है दैट इज बेसिकली दिस इज फास्फोरस P4O10, राइट। और इग्नाइट होता है सल्फेट। अब ये दूसरी बात, रेड फास्फोरस की बात करते हैं। 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर व्हाइट फास्फोरस को जब आप हीट अप करते हो तो वो रेड फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। रेड फास्फोरस आपका पॉलीमेरिक सॉलिड होता है और ये लेस रिएक्टिव होता है। ये पॉलीमेरिक सॉलिड कैसे, जैसे मैंने व्हाइट फास्फोरस को आपको ऐसे दे दिया कि व्हाइट फास्फोरस एक मोनोमर के फॉर्म में मिलता है और मोनोमर आपका P4, ऑब्वियसली ये जो जितने भी एग्जिस्टेंस है इनके, ये P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ये लोग नेचुरली, और P4 का ये सिस्टम होता है। फिर आप आए रेड फास्फोरस पर, ये पॉलीमेरिक फॉर्म डेवलप होती चली गई। फिर आप आए ब्लैक फास्फोरस पर। नॉट टॉकिंग अबाउट ब्लैक फास्फोरस। अगर हम ब्लैक फास्फोरस की बात करें तो व्हाइट फास्फोरस को हम कहां तक हीटअप करें कि हमें ब्लैक फास्फोरस मिल जाए। एक्चुअली क्या है यहाँ पर, जो व्हाइट फास्फोरस है हमारा, इस व्हाइट फास्फोरस को सिर्फ हीटिंग ही नहीं करनी है, बल्कि हीटिंग के साथ साथ हमें हाई प्रेशर की अंदर हीटिंग करनी है। हीटिंग अंडर हाई प्रेशर, बहुत जबरदस्त हाई प्रेशर भी लेते हैं और इस वजह से फिर ये हमारा ब्लैक फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लैक फास्फोरस में कन्वर्ट होता है। ब्लैक फास्फोरस आपका बहुत ही हार्ड होता है ब्लैक फास्फोरस, और उसमें बहुत ही थर्मोडायनामिकली स्टेबल होता है और फ्लैकी होता है, मतलब फ्लैक्स मिलते हैं उसके साथ में। शीट लाइक स्ट्रक्चर इसका बनता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर। शीट लाइक स्ट्रक्चर मतलब समझ गए, शीट के ऊपर शीट के ऊपर शीट के ऊपर शीट जुड़ती चली गई। लेयर स्ट्रक्चर इसे हम कह सकते हैं, लेयर स्ट्रक्चर भी हम कह सकते हैं उसे। ग्रेफाइट की तरीके से जैसे चीजें होती है ना, वैसे इसमें शीट और लेयर्स डेवलप होती चली जाती है। जैसे वहाँ पे हेक्सागोनल लेयर्स हैं, ऐसे यहाँ पर आपकी टेट्राहेड्रल लेयर्स हैं, वो टेट्राहेड्रल लेयर्स आगे बढ़ती चली जाती हैं, है ना। टेट्राहेड्रल लेयर्स है, लेयर स्ट्रक्चर होता है। थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप होता है इसका। ये जो तीनों हैं
इन तीनों में ब्लैक फास्फोरस थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल होता है। आप जैसे उसमें देखते हो ना कार्बन में क्या देखते हो, ये कार्बन में डायमंड होता है, कार्बन में आपका ग्रेफाइट होता है, फुलरीन होता है, लेकिन थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल ग्रेफाइट को लिया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल ब्लैक फास्फोरस को लिया जाता है। और ये आपका हार्ड होता है, फ्लैकी होता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेस रिएक्टिव होता है, थर्मोडायनामिकली स्टेबल होता है बहुत ज्यादा। आपको बता दें कि ये एक और अच्छी बात है कि जो ब्लैक फास्फोरस है ये भी, इसके भी 2 एलोट्रॉप्स होते हैं बेटा, एक अल्फा ब्लैक पी ब्लैक फास्फोरस और एक बीटा ब्लैक फास्फोरस। इसके अपने खुद के एलोट्रॉप भी होते हैं। सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट एलोट्रॉप्स, हमें लगा कि ये आपके लिए सफिशिएंट है। इसको हम आगे बढ़ाते हैं और अगले चीज को देखते हैं कि क्या और हम चीजों को बेहतर देख सकते हैं। लेट्स सी दिस थिंग। एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हमारे सामने है, यहाँ पर दी गई फास्फोरस ट्रांसलेट व्हाइट वैक्सी सॉलिड होता है। अभी हमने डिस्कशन किया कि वो व्हाइट वैक्सी सॉलिड होता है, पॉइजनस होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, बट सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, ग्लोज इन डार्क, डार्क के अंदर भी यानी कि अंधेरे में भी ये चमकता है। इट इज पॉइजनस, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होता है और अंधेरे में ये चमकता है। एयर के साथ उसके मॉइस्चर को लेकर P4O10 बनाता है। व्हाइट फास्फोरस जो कि pH3 के फॉर्म में आपका NaOH के साथ डिजोल्व हो जाता है और pH3 जो कि पॉइजनस होती है ये बनाता है सोडियम हाइपोफॉस्फेट, फॉस्फाइड, हाइपोफॉस्फाइड। देखिए ये 0 से आपका कहाँ गया, 0 से आपका -3 पे गया, रिडक्शन हुआ है ना। और इसी का आपका ऑक्सीडेशन भी होगा, 0 से -3 पे गया, इसी का आपका ऑक्सीडेशन भी होगा। अगर आप NaH2 PO2 में जाएं तो यहाँ पर ये आपका +1 है, ये आपका 2 है, इसे आप x मान लें, इसे आप 2 -4 मान लें। It will be is equal to this and x -1 will be is equal to 1, so x will be is equal to 1। x आपका 1 आएगा यानी कि फास्फोरस का here from here 1 आएगा। तो फास्फोरस 0 से 1 गया तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ और इसका मतलब इसी का ऑक्सीडेशन होता है और इसी का रिडक्शन होता है। तो ये जो रिएक्शन हमारी यहाँ पर हो रही है ये कैसी रिएक्शन है, ये रिएक्शन हमारी कहलाती है ऑटो रिडॉक्स। इस रिएक्शन को हम ऑटो रिडॉक्स कहते हैं बेटा। दिस इज ऑटो रिडॉक्स, दिस इज कॉल्ड एज ऑटो रिडॉक्स, इसको हम ऑटो रिडॉक्स कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज रिडॉक्स, इसको हम ऑटो रिडॉक्स कहते हैं। ओके, इसको आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। व्हाइट फास्फोरस का देखिए यहाँ पर सारा पॉइंट दिए हुए हैं, उसके स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। फिर रेड फास्फोरस अभी मैंने डिस्कशन किया आपके साथ, व्हाइट फास्फोरस का डिस्कशन कर लिया, P4O10 बना लेता है मॉइस्चर के साथ। फिर रेड फास्फोरस का भी डिस्कशन किया, रेड फास्फोरस का भी डिस्कशन मैंने किया कि बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है, इनर्ट एटमॉस्फेयर होता है, सेवरल डेज तक पॉलीमेरिक होता है और P4 की टेट्राहेड्रल लिंक टुगेदर मूव करता है। ये सब हम लोग अभी अभी डिस्कस कर चुके हैं। फिर बात करते हैं ब्लैक फास्फोरस की। ब्लैक फास्फोरस और भी ज़्यादा हीटअप करने पे बहुत हाई टेम्परेचर पर ब्लैक फास्फोरस हमें मिलता है। और ब्लैक फास्फोरस में हमने ये भी आपको चीज़ें बताई कि ब्लैक फास्फोरस में थिन लैग स्ट्रक्चर और देखिए उसके 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म भी, अल्फा ब्लैक और बीटा ब्लैक का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। ब्लैक फास्फोरस इज फॉर्म्ड व्हेन रेड फास्फोरस इज हीटेड इन अ सील ट्यूब। जब सील ट्यूब के अंदर रेड फास्फोरस आपका हीट किया जाता है, इट कैन बी sublimed in near monoclinic and rhomboidal crystal, can be sublimed and air and has opaque monoclinic and rhomboidal crystals, does not oxidize in air,
ऑब्वियसली इतना स्ट्रांग होता है, पॉलीमेरिक होता है कि वाटर में ये एयर में ये बर्न नहीं होता है। खैर, तो यहाँ तक का डिस्कशन हम लोग कर चुके थे। अब जैसे वहां पर नाइट्रोजन का और नाइट्रोजन के बारे में सब डिस्कशन किया था, ऐसे यहाँ पे फास्फोरस के बारे में पूरा डिस्कशन करने के बाद उसका पहला कंपाउंड होगा फॉस्फीन, जिसका बेटा हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसे वहां पर NH3 ना था उसका पहला कंपाउंड, बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल सिमिलर वे में आपका यहाँ पर फॉस्फीन है। आपने इससे पहले डिस्कशन किया था अमोनिया का, अमोनिया में क्या था NH3, और यहाँ पर फॉस्फीन है, फॉस्फीन में क्या है PH3। तो ध्यान से देखें अगर तो कमोबेश दोनों चीजें एक ही तो है आपकी, कमोबेश दोनों चीजें एक ही। नाइट्रोजन में देखिए NH3 में नाइट्रोजन -3 पर था और PH3 में आपका फास्फोरस -3 पर है, PH3 में आपका फास्फोरस -3 पर है। चलिए इसके फास्फोरस की बात करें। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फास्फोरस, फॉस्फीन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम फास्फाइड। क्योंकि कैल्शियम फास्फाइड अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जब हम बनाते हैं, फॉस्फाइड बनाते हैं, आर्सेनाइड बनाते हैं, तो कैल्शियम के साथ ये फॉस्फाइड बनाएगा। फॉस्फाइड का मतलब होगा P का 3- पर होना, वाटर के साथ रिएक्ट करता है या डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है या वाटर के साथ रिएक्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि काफी अच्छा बेस, काफी अच्छी बेसिक है, काफी अच्छा बेसिक फॉस्फाइड है, और ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट बनाता है। खास तौर पे सॉल्ट बनने की बात होती है, कहीं पर हो सकता है पानी मिले, कहीं पर हो सकता है पानी ना मिले, और बाकी दूसरी चीज हमें गैस मिलती है, जैसे वहां पे NH3 मिलती है, जैसे यहाँ पे PH3 मिलती है। अभी ये हमने व्हाइट फास्फोरस की तो रिएक्शन में देखा ही था कि व्हाइट फास्फोरस जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइपोफॉस्फेट बनाता है। ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही ऊपर देख रहे थे कि व्हाइट फास्फोरस कैसे रिएक्ट करता है NaOH के साथ। व्हाइट फास्फोरस NH के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है फास्फाइड, वाटर के साथ या एसिड के साथ मिलकर फॉस्फीन बनाता है। बेटा ये भी हमें ध्यान रखना है। इट इज inflammable, non-inflammable, but becomes inflammable owing to the presence of P2H4 और P4 vapors। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जब ये शुद्ध होता है, प्योर होता है, तो ये नॉन इनफ्लेमेबल होता है, यानी कि ये इसमें जलने की कैपेसिटी नहीं होती है। लेकिन ये इनफ्लेमेबल बन जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ P2O4 और P4। P2O4 और P4 मतलब PH3 अपने, लेकिन PH3 के साथ अगर आप P2H4 या PH3 के साथ इफ यू आर मिक्सिंग विद P4 वेपर्स, अगर हम ये P4 वेपर्स या ये आपकी चीजें मिलाते हैं तो इस सिचुएशन पे ये आपका फ्लेमेबल हो जाता है, यानी कि जलने के लायक हो जाता है, फ्लेमेबल हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से ये आपका PH4I बना लेता है, और ये अगर KOH के साथ रिएक्ट करे तो फॉस्फीन हमें दोबारा से फिर से मिल जाती है। तो ये रिएक्शंस तो आपको अपने माइंड में रखनी होंगी, लेकिन हाँ ये आपको मैं समझा सकता हूँ कि कहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, रिडक्शन कैसे हो रहा है, और इन चीज़ों को हम आगे कैसे यूज करेंगे और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन भी अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज में अगर देखा जाए, प्रॉपर्टीज का यूज देख लें। प्रॉपर्टीज PH3 प्रॉपर्टीज इसकी देख लेते हैं, प्रिपरेशन देख ली, प्रॉपर्टीज देख ली। PH3 इस लेक्चर में PH3 को हम खत्म कर लेते हैं फास्फोरस में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम फास्फोरस के हैलाइड्स, फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स, इन पर डिस्कशन करेंगे, तब ये जाके हमारी पूरी नाइट्रोजन फैमिली कंप्लीट होगी। प्रॉपर्टीज में एक कलरलेस गैस होती है और रोटन फिश स्मेल होती है। अच्छा, एसिड के अंदर रोटन एग्स की स्मेल होती है और इसमें सड़ी हुई मछली की तरह स्मेल होती है। एंड हाईली पॉइजनस, और ये बहुत ही हाईली पॉइजनस होता है। PH3 बहुत ही हाईली पॉइजनस होता है, एकदम हाईली पॉइजनस होता है। रोटन फिश यानी कि सड़ी हुई मछली की तरह इसमें स्मेल आती है, हाईली पॉइजनस होता है, कलरलेस गैस होती है। और अगर कहीं फास्फीन के आप कांटेक्ट में कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले आए तो ये एक्सप्लोड कर जाता है, यानी कि इसमें धमाका हो जाता है। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे आप HNO3, Cl2 जो ऑक्सीडाइज कराते हो, या Br2 वेपर्स
धमाका हो जाता है। वेरी गुड। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये बातें याद रख सकते हैं कि ये पॉइजनस होता है कि नहीं पॉइजनस होता है, ये फ्लेमेबल होता है कि इनफ्लेमेबल होता है। क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, ये फ्लेमेबल होता है कि नहीं पॉइजनस होता है। क्वेश्चन बनेगा हमारा कि ये किसकी तरह स्मेल करता है, रॉटन फिश की तरह स्मेल करता है, इसके साथ मिलकर एक्सप्लोजन कर सकता है ये। तो एक्सप्लोजन पीएच3 कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ मिलकर एक्सप्लोजन कर सकता है। खास तौर पर अगर आप HNO3 ले लें या आप Cl2 या Vr जैसे किसी भी को ले लें तो ये आपका एक्सप्लोजन पर हो सकता है। जैसे कि आप जानते हो पीएच3 को हम कैसे बना रहे थे, पीएच3 को हम व्हाइट फास्फोरस से बना रहे थे। अब पीएच3 से अगर हमें रेड फास्फोरस करनी हो, जैसे एक तो रेड फास्फोरस बनाने का तरीका ये हो गया कि आपने हीटअप कर दिया 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक, है ना, 500 केल्विन के अप्रोक्स। तो इसके अलावा अगर हम इसको दूसरे तरीके से सोचें तो वाटर जो होता है, जो पीएच3 है, वाटर के साथ डिकम्पोज होकर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव रेड फास्फोरस एंड हाइड्रोजन। रेड फास्फोरस हमें मिली है, इसका मतलब पीएच3 से भी हमें रेड फास्फोरस मिल सकती है। कॉपर सल्फेट क्लोराइड सॉल्यूशन कॉपर फॉस्फाइड बनाता है। फॉस्फाइड मिल जाते हैं कॉपर सल्फेट या मर्क्यूरी के साथ। फॉस्फाइड में फास्फोरस कितने पर होगा, -3 पर होगा। आपका कितने पर होगा, कॉपर आपका +2 पर है और फास्फोरस -3 पर है, तो क्या होगा, ये ऐसे आएगा और ये वाला ऐसे आएगा। इस तरीके से ये आपका CO3 और PO2 बन जाएगा, है ना। और Hg भी ऐसे इसी तरीके से Hg है आपका। Hg आपका मर्क्यूरिक आपका इतने पर होता है और ये ऐसे ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा। इस तरीके आपका Hg3 और P2 ये आपका मर्क्यूरिक फॉस्फाइड बन जाएगा। मर्क्यूरिक फॉस्फाइड बन जाएगा, कॉपर सल्फेट बन जाएगा। कॉपर सल्फेट एक कॉपर फॉस्फाइड भी आपका बन जाएगा। फॉस्जीन जो है, फॉस्फीन NH3 की तरह बेसिक होती है, वीकली बेसिक होती है। NH3 की तरह ही वीकली बेसिक होती है। फॉस्फीन भी बेसिक है, लाइक अमोनिया। एसिड की तरह, जैसे एसिड के साथ वो अमोनियम आयन बना लेता था, ऐसे ही फॉस्फीन हमारा एसिड के साथ फॉस्फोनियम आयन बना लेगा। ये बहुत काम की चीज है, बेसिक प्रॉपर्टी को इसकी रिप्रेजेंट करती है। जैसे अगर आप NH3 लेते तो क्या करते, HBr होता या कोई भी HX होता तो क्या बनता था, NH4+ और X- फॉस्फोनियम आयन बन गया। बिल्कुल इसी तरीके से, सॉरी, नाइट अमोनियम आयन बन गया। बिल्कुल इसी तरीके से ये आपका ये भी प्लस ले लेता है, यानी कि लोन पेयर को, यानी कि फॉस्फीन क्या होता है, वीकली बेसिक होता है, क्योंकि H+ ये ले लेता है, H+ देता नहीं है। अगर H+ देता होता तो ये एसिडिक होता, ले रहा है तो फिर ये बेसिक है। यानी PH3 ने इसके लोन पेयर को H+ ऐसे ले लिया और ये बन गया आपका PH4+। दिस इज कॉल्ड फॉस्फोनियम आयन। जैसे कि वो फॉस्फोनियम आयन होता है, लेकिन हाँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो NH3 आपका ज्यादा बेसिक होता है, PH3 कम बेसिक होता है ना। चलिए, एक यूज बड़ा अच्छा सा है। एक बार क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि हॉर्न सिग्नल में क्या यूज किया जाता है, वो जबरदस्त एक बार आया था कि फॉस्फीन इज टेक्निकली यूज्ड इन हॉर्न सिग्नल्स। हॉर्न सिग्नल्स, ये क्वेश्चन एक बार जरूर आया था, यूज आ जाता है। बहुत अच्छे से बेटा ध्यान रखिएगा इस बात कि होम सिग्नल में फॉस्फीन एज ए यूज किया जाता है, टेक्निकली फॉस्फीन यूज किया जाता है। कंटेनर कंटेनिंग calcium carbide phosphide are pierced and thrown in the sea when the gases evolve burn and serve as a signal. Containers containing calcium carbide and calcium phosphide के अंदर हैं, वो जो कंटेनर्स होते हैं उनमें छेद कर दिया जाता है और उनको समुद्रों में बहा दिया, सर्व एज ए सिग्नल। जब बहुत ज्यादा गैसेस निकलने लगती हैं और उस होम सिग्नल मिलने लगता है। होम सिग्नल क्या होता है कि जो वहां पर होने वाले बड़े ब्लास्ट को रोकने की कोशिश करती है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि फॉस्फीन
उसके साथ मिलकर फॉस्फीन उसके साथ मिलकर क्या करती है, फॉस्फीन उसके साथ मिलकर एक्सप्लोजन कर देती है। एक्सप्लोज कोई नाइट्रिक एसिड और Br2 या कोई भी और दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको भयंकर तरीके से ऑक्सीडाइज करके बड़ा हो सकता है। इससे पहले कि एक्सप्लोजन हो, बहुत बड़ा लॉस हो लिविंग्स का, तो इससे पहले हम वो सिग्नल मिल जाता है। और फॉस्फीन के आने के बाद सिग्नल जिसे कहते हैं, जिससे कि वो ट्रेजेडीज रोकी जा सकती हैं, उन्हें कहते हैं होम सिग्नल। इट ऑल्सो यूज इन होम स्क्रीन। देखिए ये दो बातें हैं फॉस्फीन की जो बहुत अच्छे से क्वेश्चन आ सकते हैं। होम स्क्रीन में यूज हो सकता है, ये आपका स्मोक स्क्रीन है। स्मोक स्क्रीन में ये हमें स्मोक स्क्रीन में क्या यूज होता है, तो फॉस्फीन। होम सिग्नल में क्या यूज होता है, तो फॉस्फीन। ये दो बातें, ये दो यूजेस हमारे बहुत ज्यादा क्वेश्चन को डेवलप कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चन की बनने की पॉसिबिलिटी है। ये तो आपके सिंपल, आप जानते ही हो कि पीएच3 बेसिक क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे वो लोन पेयर होता है, वो ल्यूज बेस की तरह काम कर रहा है, जैसे NH3 एक ल्यूज बेस की तरह काम करता है। बॉन्ड एंगल इज हायर देन दैट इन पीएच3। पीएच3 में वो जो बॉन्ड एंगल होता है वो उसका हायर होता है। चलिए क्वेश्चन भी साथ साथ हम लोग एनसीईआरटी के डिस्कस करते चलेंगे ना, तो बड़ा अच्छा रहेगा। एक एक करके हर एक क्वेश्चन को भी डिस्कस कर ही लेते हैं, तो अच्छा रहेगा। यहाँ दिया गया कि बॉन्ड एंगल पीएच4 का हायर देन दैट ऑफ पीएच3 वाई। अरे भाई आपको सबको पता है, देखिए पीएच3 में क्या होता है, पीएच3 में लोन पेयर यहाँ पे ठीक इस तरीके से थोड़ा सा रिपल्शन। अब देखिए पीएच4 में क्या हुआ, पीएच4 में ये आपका पता है क्या हुआ, ये ऐसे बन गया, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, तो ये 100 डिग्री, एक तो ये डी ऑर्बिटल में चला गया, आपको पता है 109 डिग्री से ये कम था, ये 109 डिग्री के करीब पहुंच गया। देखिए ना इस तरीके से ये आपका पीएच4 प्लस ये जो लोन पेयर था वो इसके पास चला गया, और इस तरीके से ये आपका टेट्राहेड्रल कॉन्सेप्ट में आ गया बेटा, टेट्राहेड्रल कॉन्सेप्ट में आ गया। तो ऑब्वियसली जब कोई चीज आपकी पिरामिडल से टेट्राहेड्रल की तरफ जाएगी तो क्या होगा, उसका बॉन्ड एंगल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन पीएच3 रिएक्ट्स विद एन एसिड, किसी भी एसिड के साथ जो एक्सप्लोजन होता है वहां पर। व्हाट हैपेंस व्हेन व्हाइट फास्फोरस इज हीटेड विद कॉन्क NaOH सॉल्यूशन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। अभी अभी मैं थोड़ी देर पहले देखा था, ये व्हाइट फास्फोरस जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, फास्फोरस बात करते हैं। ये इसकी बात हम लोग अब कमिंग लेक्चर में करेंगे बेटा, इस लेक्चर में हम यहीं तक रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में फास्फोरस हैलाइड से इस चीज को शुरू करेंगे। ओके।